हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अक्टूबर और नवंबर माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए गृह विज्ञान विषय में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगी और आशा है कि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि बैंकों में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है। निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र। तो इन तीनों में से निश्चित अवधि जमा खाता भी आपका बैंक में जमा करने का खाता है, चालू खाता भी है, बचत खाता भी है, राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं है। ये डाकघर की एक योजना है। उसके बाद मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय करता है किस पर? भोजन पर, मनोरंजन पर, शिक्षा पर या फिर आवास पर। अर्नेस्ट एंजल के अनुसार मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा अपने आय का व्यय करता है भोजन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीवन बीमा का प्रकार नहीं है। किसान विकास पत्र, आजीवन बीमा, बंदोबस्ती बीमा या फिर बीमा संदेश। इन चारों में किसान विकास पत्र बीमा का प्रकार नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन है, बचत का मुख्य प्रयोजन है, यानी कि बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य के लिए, आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर सुख प्राप्ति के लिए। तो बचत का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है भविष्य के लिए, आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है कौन? बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डाकघर या फिर जीवन बीमा। राष्ट्रीय बचत पत्र को जारी करता है डाकघर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बचत का अर्थ है धन संग्रह, उत्पादन कार्यों में धन लगाना, बैंकों में धन जमा करना या फिर राष्ट्रीय कार्यों में धन लगाना। इसका सही उत्तर है उत्पादन कार्यों में धन लगाना। आय और व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है कौन सा? व्यय का ढंग, व्यय का निर्धारण, घर की कुल आय, पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो आय और व्यय को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है घर की कुल आय, क्योंकि जब तक आय नहीं होगी तब तक व्यय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सबसे पहले जो प्रभावित करने वाला तत्व होगा वो होगी घर की कुल आय, उसके बाद फिर सारे तत्व आएंगे। बजट का महत्व है परिवार तथा सरकार के लिए, समाजशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों के लिए, राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों के लिए या फिर सभी के लिए। तो बजट का जो महत्व है वो सभी के लिए होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर नौवां क्वेश्चन है, बजट के सिद्धांत में राजमल पी देवदास के अनुसार बजट का आयोजन आधारित है परिवार की आय पर, परिवार के निर्धारित लक्ष्य पर, परिवार की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर या फिर सभी पर। तो जो बजट का आयोजन है वो सभी पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का प्रमुख मद नहीं है। मद का मतलब होता है आवश्यकताएं। भोजन, वस्त्र, मकान और फैशन। तो भोजन, मकान और वस्त्र हमारे बजट का प्रमुख मद है, फैशन नहीं है, इसलिए उत्तर होगा फैशन। एक मध्यवर्ती परिवार अधिकतम व्यय करता है शिक्षा पर, वस्त्र पर, आवास पर या फिर सभी पर। तो एक मध्यवर्ती परिवार जो है वो अपना सबसे ज़्यादा व्यय करता है वस्त्रों पर। इसमें ये वस्त्रों पर आंसर सही, इसमें कुछ डाउट मुझे लग रहा है, लेकिन इस उत्तर को अभी हम सही मानेंगे। एक मध्यवर्ती परिवार अधिकतम व्यय करता है वस्त्र पर, इस पर हम यही वाला उत्तर सही मानते हैं। वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। मौद्रिक आय, अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय या फिर वास्तविक आय। ऐसी आय जो बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है वो आय कहलाती है हमारी प्रत्यक्ष आय। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस चेक का भुगतान नकद नहीं किया जाता है? रेखांकित चेक, आदेशक चेक, वाहक चेक या फिर यात्रा चेक। इसमें रेखांकित चेक जो है इसमें नगद भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि इसको जो बैंक में लेकर जाता है इस चेक को उसके खाते में धन को डाला जाता है,
उसको नगद धन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आय व्यवस्था में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान या फिर आय के स्रोत। हमारा इसमें सही उत्तर है लक्ष्यों को जानना। आय व्यवस्था करते समय हमारे मन में पहले से ही इसकी रूपरेखा बनी होनी चाहिए कि हमारे लक्ष्य कौन कौन से हैं। बचत विनियोजन संस्थाएं हैं, यानी धन को विनियोग करने की जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीयकृत एवं गैर राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकखाना, भारतीय जीवन बीमा निगम या फिर सभी। तो इसमें जो तीनों संस्थाएं हैं ये सारी की सारी बचत को विनियोग करने की संस्थाएं हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक असुरक्षित चेक कौन सा है। सबसे अधिक सुरक्षित चेक होता है वाहक चेक। सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक होता है हमारा वाहक चेक, क्योंकि वाहक चेक पर किसी का नाम नहीं होता है, ना ही प्राप्तकर्ता का और ना ही जो लेके जा रहा है उसका नाम लिखा होता है। अगर ये चेक गलती से खो भी जाता है तो इस चेक को पाने वाला भी धन का भुगतान करवा सकता है, इसलिए वाहक चेक, इसी को हम लोग कहते हैं बियरर चेक। बियरर चेक जो होता है वो सबसे असुरक्षित चेक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र है ये डाक खाने से प्राप्त किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजल के अनुसार निम्न आय वर्ग किस मद में सर्वाधिक व्यय करता है। एंजल के अनुसार निम्न आय वर्ग हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा आहार पर व्यय करता है। आय के स्रोत हैं, कौन कौन से इसमें से आय के स्रोत हैं, यानी पैसे कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। वेतन, बोनस, भत्ता या फिर सभी, इनमें से तीनों ही आय के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड को अन्य नाम से भी जाना जाता है, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर आधार कार्ड। तो इसमें जो वीज़ा कार्ड है इसको हम क्रेडिट कार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्याज, लाभ, किराया, उपहार आदि व्यय हैं कैसे। मौद्रिक आय है ये, या मानसिक आय है, वास्तविक आय है या फिर हमारी सामुदायिक आय है। तो ब्याज से भी हमको पैसे प्राप्त होते हैं, लाभ में भी हमको धन प्राप्त होता है, किराए में भी हमको धन प्राप्त होता है और उपहार में भी हमको ज़्यादातर धन ही प्राप्त होता है, इसलिए ये हमारी मौद्रिक आय है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं। उसे हम बोनस कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं, भत्ता कहते हैं या फिर उपहार कहते हैं। तो कोई भी लेखक जो अपनी पुस्तक लिखता है उसके बदले में उसको जो पैसा मिलता है, जो पारिश्रमिक मिलता है, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1-2 बार अतिरिक्त लाभ के लिए कुछ धनराशि दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं बोनस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं पेंशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को एक मुफ्त धनराशि दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों में बहुत अंतर होता है। ग्रेच्युटी जो हमको प्राप्त होती है वो जब तक व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, तब तक उसकी तनख्वाह से एक निश्चित धनराशि प्रति माह काटी जाती है। उस धनराशि के साथ अगर कंपनी वाले या फिर सरकार चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ धनराशि मिला करके उसको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि देते हैं, इसी को हम ग्रेच्युटी कहते हैं। और जो पेंशन होती है, ये रिटायर होने के बाद प्रति माह व्यक्ति को दी जाती है। ये जो पेंशन होती है सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। तो आप लोगों को ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, साहसी व्यक्ति को जोखिम उठाने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है वो कहलाती है लाभ। साहसी व्यक्ति का जोखिम उठाने का मतलब होता है कोई व्यापार करना या कोई व्यवसाय करना। किसी भी व्यापार या व्यवसाय में यह निश्चित नहीं होता है कि हमको लाभ ही मिलेगा, लेकिन इन जोखिम को देखते हुए भी हम व्यापार में या फिर किसी व्यवसाय में पैसे लगाएं तो उससे जो हमको धन प्राप्त होता है लाभ स्वरूप, उसको हम कहते हैं लाभ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु जो पेंशन प्राप्त होती है उसे कहते हैं
ग्रेचुटी, बोनस, उत्तरजीवी पेंशन या फिर रॉयल्टी। यानी जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसको पेंशन मिल रही है। पेंशन मिलने के बाद अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है फिर उसको उसकी उस पेंशन की आधी धनराशि मिलने लगती है, जिसे हम कहते हैं उत्तरजीवी पेंशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्वामी द्वारा अपनी भूमि आर्थिक कार्य हेतु दी जाती है तो उसकी सेवाओं के बदले मिलने वाली आय को कहते हैं, उसको हम कहते हैं लगान। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों द्वारा जब अपनी पूंजी आर्थिक कार्यों में लगाई जाती है तो उससे मिलने वाली आय को हम कहते हैं ब्याज। जिन कार्यों में मानसिक श्रम अधिक लगता है उसके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली आय को कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेतन। जब हम मानसिक श्रम करते हैं और मानसिक श्रम के परिणाम स्वरूप जो हमको पैसे मिलते हैं, जो हमको धन मिलता है, वो वेतन कहलाता है। श्रमिक या मजदूरी जो आर्थिक प्रयत्न करते हैं, इसके बदले में उन्हें जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मजदूरी। वेतन इसमें गलत उत्तर लग गया है, लेकिन इसका उत्तर सही है मजदूरी। हम अगर कोई शारीरिक श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम के फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होता है पैसा, धन जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मजदूरी। और मानसिक श्रम के परिणाम स्वरूप जो हमको धन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं वेतन। फिर है आय के उपार्जन के प्रकार। आय कितने प्रकार से उपार्जित की जा सकती है? ये है 2 प्रकार से। आय उपार्जन के प्रकार हैं, पहला है उपार्जित और दूसरा है अनुपार्जित। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आय आर्थिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है उसे कहते हैं, जो आर्थिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हमको आय प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं उपार्जित आय। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जो आय बिना परिश्रम, बिना आर्थिक क्रिया द्वारा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय कौन सी होती हैं, ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अनुपार्जित आय है उत्तराधिकार में पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाना, लॉटरी में प्राप्त आय, उपहार स्वरूप प्राप्त आय। तो इसमें हमारा ये तीनों सही है। अनुपार्जित आय का मतलब होता है इसमें हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ना ही कोई आर्थिक प्रयत्न करना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहायक उद्योग धंधे पारिवारिक आय के पूरक होते हैं, इनसे प्राप्त आय को कहते हैं, इनसे प्राप्त आय को हम कहते हैं सहायक आय, और इसको हम द्वितीयक आय भी कह सकते हैं। इसलिए हमारा इसमें से ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यय के अंतर्गत आता है। सामाजिक व्यय के अंतर्गत अनैच्छिक आय, ऐच्छिक आय, ये दोनों ही आते हैं। सामाजिक व्यय के अंतर्गत हम कभी हमको ऐसे व्यय करने पड़ जाते हैं जो हमारी इच्छा के विपरीत होते हैं, हम ना चाहते हुए भी उस व्यय को करते हैं और करना पड़ता है। और दूसरी आय होती है हमारी ऐच्छिक आय। कुछ सामाजिक व्यय ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार ही व्यय करते हैं, जैसे शादी, पार्टी, मुंडन वगैरह हो गया, ये सारी हमारी ऐच्छिक आय होती है। क्योंकि सभी व्यक्तियों की ये मनोवृत्ति होती है, सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम सब लोग जाने कि हम कितनी अच्छी शादी कर रहे हैं, कितना अच्छा हम बढ़िया से प्रोग्राम निपटा रहे हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजली का बिल, बीमा की राशि, बच्चों की स्कूल फीस, ये कैसा व्यय है? ऐच्छिक व्यय है, निश्चित व्यय है, अर्धनिश्चित व्यय है या फिर सभी? तो ये हमारा निश्चित व्यय है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यय के प्रकार हैं। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित व्यय, अर्धनिश्चित व्यय या फिर अन्य व्यय। तो ये तीनों व्यय ही हमारे व्यय के प्रकार हैं। जो आय बिना धन व्यय किए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है, और इसमें जो आय बिना धन व्यय किए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वो हमारी आय कहलाती है प्रत्यक्ष आय। किस विधि में व्यय की कोई योजना नहीं बनाई जाती है? हस्तमुक्त विधि में व्यय की कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है, बल्कि जैसे जैसे खर्चे आते जाते हैं वैसे वैसे ही हम पैसे खर्च करते जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, वह बजट जिसमें अनुमानित आय कम और प्रस्तावित व्यय अधिक कहलाता है। तो ये बजट हमारा कहलाता है घाटे का बजट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग विशेष की समस्त परिवारों की औसत आय और व्यय को बताने वाला बजट है औसत बजट। जिस बजट में ना तो बचत का स्थान हो और ना उधार लेने की आवश्यकता हो कहलाता है संतुलित बजट। जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय की योजना बनाते हैं तब उसे कहते हैं पूर्ण बजट। अगला क्वेश्चन है, केवल बड़े बड़े और प्रमुख मदों पर व्यय की योजना बनाने वाला बजट कहलाता है आंशिक बजट।
इसमें हम सभी छोटी छोटी मदों को नहीं शामिल करते हैं। जो मुख्य मदें होती हैं हम व्यय की योजना बनाते समय इन्हीं चीज़ों को उनमें शामिल करते हैं। तो ऐसा बजट हमारा कहलाता है आंशिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसे बजट से अभिप्राय है जिससे अनुमानित आय ज़्यादा और प्रस्तावित व्यय कम होता है। तो ऐसा बजट कहलाता है हमारा बचत का बजट, और यही बजट हमारा आदर्श बजट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है उसे कहते हैं बचत, भत्ता, पेंशन या फिर बोनस, उसको हम कहते हैं बचत। हमारा अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग व्यय के अंतर को कहते हैं बोनस, रॉयल्टी, छात्रवृत्ति या फिर बचत, इसको हम कहते हैं बचत। हमारी जो आय, हमारे पास जो आय है उस आय में से हमने उसका जो उपभोग किया उसके बाद भी जो पैसे हमारे बच गए वो कहलाती है बचत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत के साधन हैं बैंक, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र या फिर सभी, इसका उत्तर है सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंक का प्रमुख कार्य है जनता का धन जमा करना, ऋण देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैंक का दोनों कार्य है, जनता का धन जमा करना भी और ऋण देना भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में खाते का प्रकार है स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता या फिर सभी। तो इसमें बैंक के खातों के प्रकार में ये तीनों ही खाते बैंक के खाते के प्रकार हैं। इसमें जो ये सी पे ये सही का निशान लगा है ये नहीं होगा, बल्कि आपका चौथा उत्तर इसमें सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालू खाते में कम से कम कितनी धनराशि रहनी आवश्यक है 5,000, 1,000, 500 या फिर 10,000। तो इसमें चालू खाते में कम से कम 5,000 की धनराशि ज़रूरी रहती है। देखिए हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बचत खाते को ही चालू खाते के रूप में जानते हैं, लेकिन चालू खाता जो होता है वो केवल व्यापारियों के लिए होता है, जिसमें वो दिन में कई बार धन जमा कर सकते हैं, कई बार धन निकाल सकते हैं, और इसमें कम से कम 5,000 की धनराशि रहनी आवश्यक होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बचत खाता खोलते समय प्रारंभिक राशि होनी चाहिए। बचत खाता खोलते समय जो प्रारंभिक राशि है वो 500 रुपये होनी चाहिए, लेकिन अब जो है छात्रों के लिए और ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जीरो बैलेंस पे भी खाते खुलते हैं, लेकिन सामान्यतः बचत खाता खोलने के लिए हमको प्रारंभिक राशि हमारे पास 500 रुपये होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ हमारा 28 अगस्त सन 2014 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किसने किया। तो इस योजना का शुभारंभ किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, वीसा कार्ड को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर आधार कार्ड। वीसा कार्ड का दूसरा नाम होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम वीसा कार्ड कहते हैं, वीसा कार्ड को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है कन्या के जन्म से 10 वर्ष की आयु में, कन्या के जन्म से 12 वर्ष की आयु में, कन्या के जन्म से 2 वर्ष की आयु में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से पहला उत्तर सही है, कन्या के जन्म से 10 वर्ष की आयु में हम सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि है 1,000। इसके द्वारा 8 वर्ष 4 माह में धन दुगना हो जाता है। किसके द्वारा। किसान विकास पत्र द्वारा, जीवन बीमा द्वारा, राष्ट्रीय बचत पत्र द्वारा या फिर मासिक आय द्वारा। तो किसान विकास पत्र में 8 वर्ष 4 माह में धन दुगना हो जाता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 1964 में। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट की कीमत होती है। एक यूनिट की कीमत होती है 10 रुपये। यहाँ पर यूनिट का मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक से जो हम यूनिट्स खरीदते हैं उनके बारे में बात हो रही है, और ये किसी बिजली के बिल वगैरह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जो यूनिट्स खरीदी जाती हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, एक बार में कम से कम कितने यूनिट खरीदे जा सकते हैं। तो एक बार में कम से कम हम 100 यूनिट खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही योजना है कौन सी। मास्टर शेयर, मास्टर प्लस, मास्टर ग्रोथ या फिर सभी। तो इनमें से तीनों उत्तर सही हैं, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, यानी कि इसमें चौथा उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्य लक्ष्मी स्कीम किसके द्वारा चलाई जा रही योजना है। तो राज्य लक्ष्मी स्कीम UTI के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है।
अगला क्वेश्चन है चाइल्ड गिफ्ट स्कीम और यूलिप किसकी योजना होती है? चाइल्ड गिफ्ट स्कीम और यूलिप ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्कीम है। अगला क्वेश्चन हमारा है डाक खाना बचत बैंक में बचत के विनियोग हेतु खाता खोला जा सकता है? डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता या फिर सभी। तो इसमें तीनों प्रकार के खाते इसमें खोले जा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डाकघर सावधि जमा खाता योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई 1970 में। इसमें चालू खाता नहीं होता है। डाक खाना बचत बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें डाक खाना बचत बैंक में चालू खाता नहीं होता, बाकी तीनों बैंकों में चालू खाता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीमा की राशि किससे मुक्त होती है? बीमा की राशि आयकर से मुक्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा वह धन जिसे उत्पादक कार्यों में विनियोजित किया जाता है कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है बचत। बचत को हम विनियोजित कार्यों में उत्पादक कार्यों में हम लगाते हैं और उत्पादन कार्यों में लगाए जाने वाले धन को हम कहते हैं बचत। चेक के बाईं ओर सिरे पर दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है तो वह चेक कहलाता है। वह चेक कहलाता है रेखांकित चेक। अगला क्वेश्चन है हमारा किसके प्रयोग के द्वारा यात्रा सुरक्षित रूप से की जा सकती है? तो यात्री चेक के द्वारा हम यात्रा को सुरक्षित रूप से कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैसे आदि चोरी का कोई डर नहीं रहता है। अगला प्रश्न है अप्रतिष्ठित चेक के कारण है। अप्रतिष्ठित चेक के कारण है चेक कटा फटा होता है, ये चेक निसार होता है, अंकों और शब्दों में लिखी गई धनराशि में अंतर होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो कारण है ये अप्रतिष्ठित चेक कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यदि चेक में किसी शब्द को काटा गया हो या फिर से लिखा गया हो, अक्षर के ऊपर अक्षर पुनः लिखे गए हों तो वो चेक कहलाता है? तो वो चेक कहलाता है हमारा अप्रतिष्ठित चेक। अगला हमारा क्वेश्चन है अनेक संस्थाओं शासन व शिक्षा संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं छात्रवृत्ति। अगला प्रश्न है विभिन्न उत्पादक कंपनियों के हिस्सों पर प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं लाभ, लगान, ब्याज या फिर वेतन। इसको हम लोग कहते हैं लाभ। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की आवश्यकता, बचत करने की योग्यता। तो इसमें बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता ये तीनों तत्व हैं और ये बी वाला जो ऑप्शन है ये बचत करने के निर्धारित तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है आय और उपभोग व्यय के अंतर को कहते हैं। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है तो इसका उत्तर है बी उत्तर है बचत। बचत आय और उपभोग व्यय के अंतर को कहते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है यह किसका कथन है किसी भी परिवार के लिए बचत तभी अर्थ रखती है जब उसका उद्देश्य अच्छी तरह योजनाबद्ध हो और सभी व्यक्तियों द्वारा समझी गई हो? तो ये कथन है निखिल और डार्सी का। अगला क्वेश्चन है हमारा व्यक्ति द्वारा अन्य उपभोग वस्तुओं को खरीदना कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं विनियोग। अगला प्रश्न है नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण कहलाता है विनियोग। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीदता है तब पहला व्यक्ति क्या करता है? पहला व्यक्ति विनियोग करता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मकान खरीदता है तब पहला व्यक्ति विनियोग करता है। अगला प्रश्न है विनियोग कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो विनियोग जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। विनियोग का उदाहरण है, विनियोग के उदाहरण में से शेयर खरीदना, बीमा कराना, मकान खरीदना, ये तीनों विनियोग के उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से अल्पकालीन विनियोग का साधन नहीं है। तो निम्न में से अल्पकालीन विनियोग का साधन जीवन बीमा नहीं है क्योंकि इसके लिए एक निश्चित समय होता है। इस समय सीमा के बाद ही हम धन को निकाल सकते हैं, इसलिए यह अल्पकालीन विनियोग का साधन नहीं। बाकी डाक खाना बचत बैंक इन दोनों से पैसे आवश्यकता पड़ने पर हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है अल्पकालीन विनियोग के साधन है बचत बैंक, डाक खाना बचत बैंक, व्यावसायिक बैंकों का बचत विभाग, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही अल्पकालीन विनियोग के साधन हैं। अगला प्रश्न है सुविधाओं के रूप में कौन सी आय प्राप्त होती है? तो सुविधाओं के रूप में हमको वास्तविक आय प्राप्त होती है। वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है? वास्तविक आय हमारी 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आय, दूसरी अप्रत्यक्ष आय। नकद रूप में प्राप्त होने वाली आय होती है मौद्रिक आय। बैंक में बचत का धन रहता है सुरक्षित, बढ़ता है, घटता है या सुरक्षित रहता है? तो बैंक में बचत का धन सुरक्षित रहता है
और थोड़ा बहुत उसमें ब्याज वगैरह से पैसे बढ़ते भी रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे जो अच्छा जो कारण है, जो सही जो बेहतरीन ऑप्शन है वो इसमें सुरक्षित है। फिर है आकस्मिक समय में धन काम आता है, वेतन का धन, बचत का धन, आय का धन या फिर लॉटरी का धन। तो आकस्मिक समय में हमारा बचत का धन ही काम आता है। किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है। तो किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कहलाता है उपहार चेक। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के बाद प्राप्त होती है। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के बाद प्राप्त होती है पेंशन। बैंक में कम से कम कितने रुपए की राशि से खाता खोला जा सकता है? तो बैंक में कम से कम 500 रुपये से खाता खोला जा सकता है। इसमें मैंने इसमें 1000 पे उत्तर सही लगाया है। पहले ये 500 पे ही किया था, फिर ये 1000 पे लग गया है गलती से। बाकी इसमें बैंक में हम कम से कम 500 रुपये की धनराशि से खोल सकते हैं खाता। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा संस्थान है जो रुपयों का लेन देन करता है। इसमें से बैंक जो है वो रुपयों का लेन देन करता है, ना तो बाजार करता है, ना कॉलेज करता है और ना ही विश्वविद्यालय करता है। फिर अगला प्रश्न है, चेकबुक खाता रखने के लिए कितनी न्यूनतम राशि खाते में रखनी आवश्यक है? तो चेकबुक रखने वालों को अपने खाते में न्यूनतम 1000 धनराशि रखनी चाहिए। ये आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल हम फिर से 100 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। और आप लोग इन किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं और समय मिलते हैं मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे दूँगी। धन्यवाद।